नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद महाविकास अघाड़ी की एक सीक्रेट बैठक हुई है। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में एक साथ लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी और महाविकास अघाड़ी विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की, गाली गलौज और मारपीट तक हो गई। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट पर नारेबाजी करते हुए 50 खोखे एकदम ओके जैसे नारे लगाए। पर सवाल यह है कि मर्यादा को भूलकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन कहां तक जायज है? आखिर क्यों हाथापाई तक की नौबत आ गई? आज इसी पर चर्चा करेंगे। महाविकास अघाड़ी की प्लानिंग भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधानसभा के बाहर जिस तरह से शिंदे गुट और उद्धव गुट में हाथापाई हुई, उस पर मैं बाद में आपसे समझूंगी, लेकिन महाविकास की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ प्लानिंग की गई? देखिए, महाविकास अघाड़ी अभी 3 पार्टी है, इसमें 4 पार्टी, 5 पार्टी और जो छोटी पार्टियां हैं उसकी बात करना मतलब यहाँ पर बेकार ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 3 पार्टी के नेता वहाँ मौजूद थे, कांग्रेस के, एनसीपी के और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के पास अब कोई नेता है ही नहीं। एक जो इनके सबसे करीबी नेता थे वो भी जेल के अंदर हैं, संजय राउत। तो उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे भी थे, क्योंकि ये दोनों बाप बेटा ही अब डील करते हैं और तीसरा चौथा पर किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं है। अनिल परब भी जेल जाने वाले हैं, वो भी डरे डरे रहते हैं। तो उनके नज़दीकी नेताओं में एक संजय राउत जेल में हैं तो नहीं थे, और उधर से एनसीपी की तरफ से अजीत पवार थे। शरद पवार भी अब भागे भागे फिरते हैं। उनको लगता है कि बैठ के तुम लोग कर लो, अंतिम समय में कम से कम ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि जब सीटों के बंटवारे के लिए नेगोशिएशन हो और फेल हो जाए तो उस समय सामने से आके न कहे कि आपने ही कहा था साथ में लड़ने के लिए। इसलिए अभी ऐसी बैठकों में अजीत पवार को, जयंत पाटिल को भेज देते हैं। खुद दूरी बना रहे हैं, खुद दूरी बना के रखते हैं। जब अघाड़ी की सरकार गिर रही थी तो हर बार जो बैठक हो रही थी उद्धव ठाकरे के साथ, उसमें तो शरद पवार खुद ही जाते थे, लेकिन ऐसी बैठकों में वो नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता शामिल थे, नाना पटोले थे, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान भी शामिल थे। तो इन लोगों ने एक बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी बनाई गई, लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटजी बनाई गई। मतलब आगे चुनावों में हम कैसे साथ में लड़ें या फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो इन लोगों ने छोटे मोटे जो स्तर पर मीडिया के सामने बातें जो हुई, जो इनडायरेक्टली बात कही गई, उसमें यही बात कही गई कि ये तीनों पार्टियां एक है और अब आगे के चुनाव एक साथ लड़ेगी। लेकिन इसके बाद जो आंतरिक मामला है कांग्रेस के अंदर, इस बात को लिए विद्रोह चल रहा है। अशोक चौहान उस मीटिंग में भी थे, अशोक चौहान बाहर में अलग हैं। अशोक चौहान और नाना पटोले के बीच आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई चल रही है। अशोक चौहान मानते हैं कि नाना पटोले को ज़्यादा कुछ फुटेज दे दिया गया है, कांग्रेस ने इनको भाव ज़्यादा दिया है, जबकि नाना पटोले पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं। तो ऐसे स्थिति में ये लोगों को लगता है, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान जैसे नेता को, कि नाना पटोले को कैसे बना दिया गया है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि हम लोग लाइन में खड़े हैं। हम लोगों को लो प्रोफाइल रैंक बना दिया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के दोनों। तो अंदर से जो चल रही है कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग चल रही है, उसके बाद इन लोगों का मानना है कि शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं किया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, मिलिंद देवड़ा ने बोला, मिलिंद देवड़ा ने भी कह दिया, जो मुंबई के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राहुल गांधी की टीम के नेता हुआ करते थे, हाई प्रोफाइल यूथ लीडर माने जाते थे, लेकिन अभी राहुल गांधी की टीम से थोड़ी दूरी बनी हुई है। राहुल गांधी किसी युवा को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, उनको बुड्ढों की फौज ही पसंद है, और उसमें भी बीच बीच वाले जो बुढ़े उनके खिलाफ हैं उनके साथ नहीं रहते, क्योंकि खुद अपने आप को युवा मानते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए राहुल गांधी के टीम के पूर्व मेंबर मिलिंद देवड़ा ने पिछले दिनों कहा था कि शिवसेना के साथ गठबंधन से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। तो कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट बने हुए हैं। पहले यही नाना पटोले
बार बार चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को यह बता रहे थे कि एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं किया जा सकता। एनसीपी धीरे धीरे कांग्रेस को खा रही है। यहां तक कि शरद पवार के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया था और ये पूरा आंकड़ा बताया था कि जब से एनसीपी के साथ गठबंधन हुआ है तब से कांग्रेस धीरे धीरे एनसीपी के नीचे आती जा रही है। और वो उदाहरण लास्ट में पिछले 2019 के विधानसभा इलेक्शन का दिया गया कि इसमें कांग्रेस नीचे आ गई और एनसीपी ऊपर आ गई, यानी कि 10 सीटों का अंतर कांग्रेस और एनसीपी के बीच हो गया। और जो कांग्रेस पहले एनसीपी से ऊपर रहती थी, यानी कि अभी तक जो दोनों के गठबंधन की सरकार बनी है उसमें सीएम कौन हुए हैं? सीएम कांग्रेस का हुआ है, डिप्टी सीएम एनसीपी का होता था। लेकिन अब शरद पवार ने कांग्रेस को दबा दिया। अब जब सीटें उनकी ज़्यादा है तो अब कभी भी जो सरकार बने कांग्रेस के साथ उनकी, तो वो तो मांग करेंगे कि कांग्रेस नहीं, अब हम सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम आप बनो। बिल्कुल। जैसे भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा सीएम बनने को लेकर, तो वो स्थितियां हैं। तो कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस के नेता वहां पर ये नहीं चाहते कि एनसीपी के साथ गठबंधन करें, लेकिन ये बैठक में ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अंदर भी 2 गुट बने हुए हैं, एनसीपी में भी 2 गुट बने हुए हैं और उद्धव ठाकरे अभी बेचारा बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे बेचारगी में हैं, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरफ हम जाएं। वो अभी इस मन स्थिति में हैं कि उनको लग रहा है कि गठबंधन करेंगे तो कुछ सीटें आ सकती हैं, लेकिन उनके अंदर दूसरा एक अंतर्द्वंद की स्थिति है कि अगर गठबंधन में जाएंगे तो फिर हमें वही सेकुलर विचारधारा पे बात करनी होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि रैली हो महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टियों की, तो उसमें राहुल गांधी हों, अगर राहुल गांधी नहीं भी हों तो दूसरी तरफ अगर नाना पटोले ही हों, नाना पटोले हों, एनसीपी के शरद पवार हों, अजीत पवार हों, कोई भी हो, और उधर उद्धव ठाकरे हों, तो क्या उस रैली में नाना पटोले, शरद पवार अगर बीच बीच की बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि नहीं अब महाराष्ट्र में तो भगवा लहराएगा, हम हिंदुत्व के विचारधारा पे चल रहे हैं? ये नहीं कह सकते। वहाँ पर इन्हें बीच बीच में एक ऐसा अपना विचार बनाना पड़ेगा जिसको ये लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह कहते हैं। तो ये इन तीनों का जो बेमेल गठबंधन है वो सरकार चलाने के लिए तो संभव है, सरकार के लिए, क्योंकि चुनाव के बाद जनता के पास राइट टू रिकॉल का अधिकार है नहीं। अगर राइट टू रिकॉल का अधिकार होता तो ये जो 40 विधायक उद्धव ठाकरे के गुट से चले गए उनको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता था कि वहीं से जनता मांग करना शुरू कर देती कि ये जो विधायक हैं, जो हमने वोट दिया था इनको, ये भाजपा शिवसेना गठबंधन के लिए दिया था, ये हम उसके लिए नहीं दिया था। कि वही आधार दूसरे जगह भी होता, एनसीपी का और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुसलमान हावी हो जाते कि तुमको हमने ये इसलिए नहीं दिया था वोट कि तुम जाके उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लो, जो पूरी तरह से हिंदुत्व के विचारधारा पे उस समय तक चलते ही थे। उसके बाद धीरे धीरे इनका जो नैतिक मोरल पतन होना शुरू हो गया और वैचारिक पतन शुरू हो गया। तो ये स्थितियां इस गठबंधन की रही है कि अभी लग रहा है कि साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव साथ में लड़ना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इन लोगों ने दूर की सोची। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की बात हुई, विधानसभा चुनाव की बात हुई, लेकिन बीएमसी चुनाव की बात नहीं हुई। बीएमसी और जो भी 2 लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, स्थानीय निकाय का चुनाव, उसके लिए इन लोगों ने कहा हमें कोई फैसला नहीं लिया है, इसमें बाद में देखा जाएगा कि हम एक साथ चुनाव लड़ें कि अलग अलग चुनाव लड़ें। तो ये एक दिखावा है जिसमें ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से लड़ाई झगड़े की खबरें, धक्का मुक्की की तस्वीरें आई विधानसभा के बाहर से, वो क्या मैसेज देता है? देखिए, ये मैसेज तो यही दे रहा है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। जब आदमी के मानसिक परेशानी बढ़ी होती है, मेंटल स्ट्रेस में होता है, तो ऐसे स्थिति में दिखता है क्या कि सामने में कुछ बातचीत से बात आगे बढ़ेगी नहीं, तो उसके बाद हाथ पैर चलाना शुरू करो। इन लोगों ने पिछले दिनों जब सेशन की शुरुआत हुई
तो पहली बार शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के गुट वाले लोग ये दोनों आमने सामने हुए। जी। अब आमने सामने हुए तो इन लोगों ने शुरू की एक नई नौटंकी। इन लोगों ने प्रवोक करना शुरू किया। हर बार पहले ही दिन की बैठक से हुड़दंग शुरू हो गया था। इन लोगों ने जबरदस्ती के आरोप लगाए, जो अभी बात हुई कि 50 खोके एकदम ओके। इसका मतलब क्या है? 50 करोड़ रुपया यानी 50 विधायक, 1-1 करोड़ रुपया विधायकों को दिया गया। तो ये भी उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि जब उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि हम सरकार बनाएंगे एनसीपी और कांग्रेस के साथ, तो उस समय कितने करोड़ की डील हुई थी ये गठबंधन तोड़ने और एनसीपी की सरकार बनवाने के लिए। उस वक्त कितने खोखे में ओके हुआ था? बिल्कुल बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि इन लोगों ने क्या डील की थी कि हर साल हम शरद पवार की पार्टी को, कांग्रेस को इतना करोड़ रुपया कमा के देंगे। ये बात थी इनकी डील में। ऐसे तो इनकी डील के पीछे के कारण जो भी रहे हों, लेकिन सामने में तो दिखाई पड़ा कि अनिल देशमुख ने पहले ही तय कर लिया कि भाई 100 करोड़ रुपया मुंबई से वसूली करके हर महीने दो। ये भी तो डील का पार्ट होगा कि भाई जैसे ही गृह मंत्रालय एनसीपी के साथ जाएगी तो शरद पवार के खाते में जितना पैसा जाए, उनके घर में जितना पैसा जाए, पार्टी में जाए, लेकिन मुंबई से वसूली शुरू करना है। ये वसूली गैंग जो चला वो उसी डील का पार्ट होगा। तो ये लोग जिस तरीके की डील करते हैं वही डील सामने में देखते हैं। अब एकनाथ शिंदे को कितने करोड़ में खरीद कर सीएम बनाया जाएगा? ये एक आश्चर्य की बात है कि कोई बगावत करे और उसको पैसा दे के उसको सीएम बनाया जाए। ये वही बात है कि भाई आप मेरे पास नौकरी करो आके, या ये पोस्ट ले लो और उसके बदले हम ही आपको देंगे पैसा क्योंकि हम आपके सहयोगी हैं। ऐसा थोड़ी होता है किसी भी स्तर पर कि सरकार बनाने के लिए किसी को उससे बेहतर पद देने के लिए ही उसे पैसा दे दूसरी पार्टी। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन वैसा गठबंधन है जो शिवसेना और भाजपा के बीच होता रहा है। तो गठबंधन तोड़ने की स्थिति, आधार पैदा करना तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथों में था। बार बार ये कहने के बावजूद उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में आप बार बार जब प्रवोक करोगे, 3-4 दिन 5 दिन तक लगातार किसी को पिन करोगे, तो फिर वो भी इरिटेट होगा। और ये एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से बगावत करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाओगे तो तुम जहाँ से भी विधायक हो, आना तो मुंबई ही है, मुंबई में विधानसभा चलेगा और उस समय तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। ये धमकी देने वाले जो काम किए जा रहे हैं उसी का परिणाम ये झगड़ा झंझट है। और ये लोकतंत्र का स्तर गिराने वाली बात है कि विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर अब विधायक एक दूसरे से मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो फिर जनता को क्या संदेश जाएगा कि हम किन लोगों को चुनकर भेजे हैं। ऐसे तो जनता निराश ही है। जो स्थितियां बनती है, बिगड़ती है, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सब के साथ अब धीरे धीरे जनता है जो समझ रही है कि ये लोग पार्टी बनाए ही इसलिए थे कि अपना पैकेट भर सके, घोटाला कर सके और पावर का गलत इस्तेमाल कर सके। वही महाराष्ट्र में भी हो रहा है और ये बहुत ही घटिया नेचर है जिसको बंद करना चाहिए उद्धव ठाकरे को। क्योंकि विधानसभा के अंदर जो होता है और विधानसभा के आसपास होता है वो बड़े स्तर पर खबर बनती है और ये लोगों को पता चल रहा है, जिससे उद्धव ठाकरे की बची खुची जो साख है वो भी गिर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अब विधानसभा में भी भिड़ंत होने लगी है। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता जाने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जब से बने हैं, महाविकास अघाड़ी के विधायकों को ये बात रास नहीं आ रही। बस मौका देखकर सरकार की खामियां गिनाने लगते हैं। अब नौबत की आ गई है कि विधायक हाथापाई, गाली गलौज तक कर रहे हैं। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।